नमस्कार, मैं अभय पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज स्टंप की खास पेशकश बतकही। 7 चरणों के लोकसभा चुनाव में 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। बिहार में इस 7वें चरण में 8 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के काराकाट लोकसभा सीट की है। चर्चा क्यों है, इसे पूरा देश जान रहा है। अगर नहीं जान रहा तो मैं बता दूं, यहां से भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ताल ठोक रहे हैं। ये वही पवन सिंह हैं जो कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे और आज काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पहले से ही एनडीए ने अपना उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को बना रखा है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीणा मानवी जी। बीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टंप में। बीणा जी, आप लगातार कैंप कर रही हैं, लगातार दौरा कर रही हैं, धरातल पर क्या पा रही हैं, कहाँ है पवन सिंह? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि धरातल पे कहीं ना कहीं हड़कंप तो मचा हुआ है ही। आज पवन का भय अगर नहीं होता तो इतने बड़े बड़े दिग्गज जो 15 साल में कोई नहीं आया, उन लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भय ही है कि सारे के सारे लोग जो है आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो अब हमें देखना ये है कि आखिर ये पवन में जो पूरा काराकाट हुआ पड़ा है और युवाओं ने जो जोश दिखाया है, तो ये युवा का जोश है, इसको आप रोक नहीं ना पाइएगा। नहीं, रोकना मुश्किल है। और ये जितने लोग आ रहे हैं, फलाना ढिमकाना, सीनियर जूनियर सारे लोग जो आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आखिर इतने सालों से आप लोग कहाँ थे। एक जनप्रतिनिधि आता है, सांसद बन के यहाँ से जाता है, उसके बाद पूरे 5 साल में एक बार भी झांकने तक नहीं आता लोकसभा में। उसके बाद फिर किस मुंह से वो चले आते हैं कि फिर हम ही बनेंगे। तो इस बार बीजेपी से बहुत बड़ी गलती हुई है, न सिर्फ काराकाट लोकसभा को लेके, पूरे 17 सीट पे आप देख लीजिए। मोतिहारी में उनका भी राधा मोहन जी की भी हालत खराब है। तो ऐसी ऐसी गलतियां इन्होंने की है ना कि बहुत जगह इनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी बीजेपी को इस बार। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत जगह तकलीफ झेलनी पड़ेगी और निश्चित तौर पर पवन सिंह के काराकाट आने के बाद यहाँ की तस्वीर बदली है। नरेंद्र मोदी मेरी जानकारी में पहली बार यहाँ चुनाव प्रचार में आए हैं। आज अमित शाह का कार्यक्रम था, चिराग पासवान का कार्यक्रम है, लगभग एनडीए के जितने भी दिग्गज हैं सभी लोग काराकाट पहुंच रहे हैं। पवन सिंह के तरफ से भी लोग आ रहे हैं, फिल्म स्टार आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जैसा कि लगता है सियासी समझ की कमी तो आड़े आ रही होगी। अच्छा, एक बात बताइए, हर व्यक्ति तो जीवन में पहली ही बार आता है ना। आज उपेंद्र जी भी कभी तो पहली बार वो विधायक बने होंगे, उसके बाद फिर मंत्री बने होंगे। तो इसका मतलब जो लोग एकदम परिपक्व हो गए हैं उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। वो तो पवन तो खुद भी बोलते हैं कि इस क्षेत्र में मैं नया हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अपने समाज में सेवा कैसे करना है। तो ले दे के मामला तो वही है। सांसद बनेंगे, समाज सेवा करेंगे, 5 करोड़ रुपया सालाना का खेल है। पूछिए ना जरा उपेंद्र जी से, 25 करोड़ रुपया साल का कहाँ गया। बोलते हैं कि मैं मंत्री बनने के बाद इतना बिजी हो गया था कि हमको क्षेत्र में आने का टाइम नहीं मिला। ये उनका जवाब होता है? नहीं, उपेंद्र जी तो लगातार अपना काम गिना रहे हैं। 8 से 10 हजार बच्चों का एडमिशन उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में कराया। फिर आपको भाई, हम केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं और मेरे फादर प्रिंसिपल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने में उपेंद्र जी का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। वो एक सिस्टमैटिक चैनल है जहां सरकारी बच्चों के जो सरकारी जॉब में लोग होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। इसमें उपेंद्र जी क्या किए हैं, उनसे ये पूछिए कि केंद्रीय विद्यालय में जितने लोगों का एडमिशन कराया, क्या उनके माता पिता का किसी का सरकारी नौकरी आपके द्वारा दिया हुआ था क्या? उसका तो एक प्रोटोकॉल है, उसका एक ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है केंद्रीय विद्यालय का। तो वो क्या कराएंगे इसमें एडमिशन? केंद्रीय विद्यालय खुलवाए तो वो एक मुद्दा बनता। अच्छा, खैर छोड़िए। उपेंद्र जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, या फिर किसी ने क्या किया, यहाँ लड़ाई किसके साथ है? पवन सिंह जी की लड़ाई किसके साथ? पवन सिंह तो कहते हैं कि मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, मैं निर्दलीय आया हूं, मैं समाज में सेवा करने आया हूं और मुझे अपने क्षेत्र में अपने भाइयों के लिए कुछ करना है, बहनों के लिए कुछ करना है। सारी बहनें लगी हुई हैं, हम भी चाह रहे हैं इतना समाज सेवा हम लोग किए।
आज 15 साल से समाज सेवा हम लोग भी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि पवन जीतेंगे तो कुछ होता। आज अगर फिर कुशवाहा जीत जाते हैं तो हमें पता है कि काराकाट की महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। आज तक पूछिए ना उनसे कि महिलाओं के लिए क्या किया है आपने, आपके क्षेत्र में मशरूम की खेती हमने कराई। कुशवाहा ही क्यों, राजा राम कुशवाहा क्यों नहीं? राजा राम कुशवाहा क्यों? अरे भाई, हमने कब कहा कि राजा राम कुशवाहा क्यों नहीं है? हमें कभी कोई आपत्ति ही नहीं है राजा राम कुशवाहा से। वो कम से कम उपेंद्र कुशवाहा से लाख गुण अच्छे लगते हैं, इसलिए क्योंकि सुलझे हुए हैं, सीधे साधे हैं। और दूसरी बात है कि राजा राम कुशवाहा इसलिए नहीं कि एक मुद्दा होता है, जैसे क्या होता है ना, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि जब कोई व्यक्ति सशक्त होता है, आज जैसे हम सशक्त हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, फ्लैट है, ये है, वो है, तब हम दूसरों को मदद कर पा रहे हैं। उसी तरह पवन सिंह जिस मुकाम पे पहुंच गए, एक गाना से 10-10 करोड़ रुपया उनका आ जाता है। क्या जरूरत है उनको सांसद बनने का? उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है। तो अब जो पैसा आएगा वो समाज में लगेगा। यहाँ पे राजा राम जी का थोड़ा सा डुलमुल मुझे इसलिए लगता है कि मान लीजिए वो पहले 5 करोड़ रुपए सालाना में 2 करोड़ तो अपने लिए जरूर बचाएंगे, तभी तो 3 करोड़ समाज में लगाएंगे। तो वो भी 2 करोड़ क्यों बचाएंगे वो? और इतना बड़ा समाज सेवी कोई नहीं बना है आज के डेट में। एक सांसद आपको दूध के धुले नजर नहीं आएंगे, पूरे ही किसी के ऊपर। थोड़ा अगर मैं चिराग की बात छोड़ दूं या और एक दो लोगों की बात छोड़ दूं, तो सब के सब तो वही आएंगे। तो चिराग जी को क्यों आप साइड में रख रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो संपन्न है, वो एकदम सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। वो पैसा जनता का लूटेंगे नहीं, वो अपने क्षेत्र में कुछ काम करके ही। जमुई में देखिए कितना डेवलपमेंट। संपन्न तो तेजस्वी यादव जी भी हैं, तो तेजस्वी ने काम नहीं किया, लेकिन आरोप तो उन पर भी लग रहा है। दिया। अभी नौकरी दिया तेजस्वी ने, ऐसा तो नहीं है आरोप नहीं लग रहा है। आरोप लग रहा है तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। तेजस्वी को पैसे की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सब जानते हैं। तो जिन्हें जो फाइनेंशियली साउंड नहीं रहेंगे, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं पहला गोलमोल घोटाला चालू होता है, आधा काम होगा आधा नहीं होगा। जैसे उपेंद्र जी को कोई जरूरत नहीं थी। अब देखिए यहाँ यहाँ ये भी मानते हैं वो ऑलरेडी इतना कमा चुके हैं, वैशाली के रहने वाले हैं उपेंद्र जी, या काराकाट से जीतते हैं। तो क्या पूरे काराकाट लोकसभा में यहाँ का कोई एक बंदा नहीं है? और क्या ये कुशवाहा क्षेत्र ही घोषित हो जाना चाहिए? 15 साल से कुशवाहा कुशवाहा कुशवाहा, क्या अदर कास्ट के लोग यहाँ नहीं आना चाहिए? दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्यों आप एक क्षेत्र को बिल्कुल कुशवाहा क्षेत्र ही घोषित बनाने पे लगे हुए हैं? ये जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा ना हमारे समाज को। तो एक नया चेहरा जब आया है तो उसको मौका मिलना चाहिए। और अगर पवन सिंह नहीं आते हैं, देखिए, जहां तक आप जाति की बात कर रहे हैं, तो बिहार ही नहीं पूरे देश में जो चुनाव होते हैं वो जातीय समीकरण के आधार पर होते हर हैं। जगह नहीं होता है, हर जगह लगभग यही होते हैं। चाहे आप पूर्वांचल में चले जाइए या फिर यूपी के मेरठ वगैरह में आप चले जाइए, हर जगह कमोबेश ये स्थिति होती है। अब रही बात कि बिहार का, तो जो काराकाट जो लोकसभा सीट है, यहाँ अगर आप कुशवाहा की बात कर रही हैं, तो वैसे ही ये आपको पटना साहिब है, वहां पर भी कायस्थों का वर्चस्व है। हाँ है, लेकिन वहां तो कायस्थ नहीं जीतते हैं। वहां तो आपके रविशंकर जी चले आ रहे कायस्थ हैं, तो चले आ रहे हैं, चूंकि चेहरा निश्चल है, साफ सुथरा रहा, काम करते ही है, तो लोग उनको बना देता है। लेकिन यहाँ तो शिकायतें हैं ना, उपिंदर जी से तो कोई खुश नहीं है ना, ये बात है ना यहाँ पे। इसलिए तो आप चले जाइए ना, खुद ही ये कैमरा और ये माइक लेके आप चले जाइए रूरल एरियाज में, देखिए कहाँ गया सिलेंडर छाप मैम। हम लोग लगातार हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग काराकाट ही देख रहे हैं। जहां भी लंबे वक्त तक सरकार रह जाती है या लंबे वक्त तक कोई जनप्रतिनिधि रह जाता है, तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों में नाराजगी जरूर होती है। वैसा यहाँ भी दिख रहा है और आरा में भी दिख रहा है, बक्सर में भी दिख रहा है। बक्सर में दिखा, वो हर जगह बीजेपी का स्थिति बिहार में हर जगह दिख रहा है। बहुत गलत निर्णय बीजेपी द्वारा लिए गए हैं इस बार, इसलिए मोदी जी भी बार बार बिहार का दौरा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार बिहार में मुझे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आप 2025 में जलवा देखिएगा, तब बात कीजिएगा। 2025 का और भी खराब स्थिति होने जा रहा है बीजेपी का। भी आपको क्या लग रहा है, जब आप बीजेपी पर आ गई तो बीजेपी कितना सीट निकाल पाएगी बिहार में? कितना सीट? देखिए 4-5 सीट तो मेरे नजर में आ रहा है कि वो जो हम इतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं भैया, हम समाज सेवी हैं, एक छोटे से समाज सेवी है। लेकिन हाँ, लग रहा है कि 4-5 सीट तो मेरे नजर में लग रहा है कि बीजेपी हारेगी बिहार में, ऐसा दिख रहा है। जो मोतिहारी हार रहे हैं, देखिए हमारी मोतिहारी की फाहिमा खातून जी हैं, वो एकदम डंके की चोट पे कह रही कि राधा मोहन जी हार रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, वो कह रही है, उनकी भावना है तो सुनना तो पड़ेगा ना, लिख के दे रही है। अच्छा, चलिए एक और सवाल आपसे। जो पिछले दिनों हमारी बात हुई थी, बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि
पवन सिंह जी को कोई बैक से हैंडल कर रहा है और कोई क्या आरजेडी हैंडल कर रही है। आरजेडी के सह पर, उसके सपोर्ट पर, उसके मार्गदर्शन में वे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी तेजस्वी का जो बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है पवन सिंह को ऐसे उतारना, और वो पवन सिंह किसी से हैंडल होने वाली चीज नहीं है, वो अपने से ही हैंडल होते हैं। पवन सिंह को हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है। वो बंदा जो है दिमाग से कुछ सोचता ही नहीं है, वो बंदा ऐसा बंदा है कि उसको दिल की ही सुनता है। तो इसलिए पवन सिंह को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, और पवन सिंह जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं, जहां तक मैंने जाना है पवन सिंह को। तो पवन सिंह वैसे शख्स हैं जो हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, उन पर किसी का जोर नहीं चलता है। एक बार उन्होंने काराकाट से ठोक दिया है तो वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि पवन सिंह के हिस्से में क्या कुछ जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज स्टम्प। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।